लेकिन सर आपसे तो कुछ सवाल तो करना बेमानी है, बस जो हालात हैं, जो श्रीलंका के हालात हैं, ईश्वर ना करे कभी किसी दूसरे मुल्क में हो। लेकिन मैं भारत के संदर्भों में समझना चाहूँगा, क्योंकि आप वास्तव में आपके पास जो डिटेल होगी, वो हम में से किसी के पास नहीं होगी। ये हालात बनते क्यों हैं? किसी भी मुल्क में क्यों बनते हैं? और क्या भारत में भी कुछ गंभीर हालात पैदा हो रहे हैं या हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? और संजय, जो लास्ट वाला आपका सेंटेंस था, ये हालात बनते कैसे हैं, ये मेरे ख्याल से आज के डिस्कशन का क्रक्स है कि ये बने कैसे। लेकिन अशोक जी को ये अधिकार नहीं है कि अपने प्रखर वक्तव्य से, अपने जो जोशीला उनका लॉजिक पावर होता है और लॉजिकल ब्लॉक्स जो बनाते हैं, उससे वो हमारे व्यूवर्स को महरूम रखे। ये अधिकार इनको नहीं है, लिहाजा हमारे नाम पे ये पीछे ना हो और ये उसी प्रखर तरीके से बोले। और हम लोग सच में तो उनको भी सुनते हैं, क्योंकि उनका जो ये बोलने का स्टाइल है, वो मैं कई दिन से सोच रहा हूं कि करूं, लेकिन वो तेवर नहीं आ पाते हैं। खैर, अब ये जो श्रीलंका का इशू है, इसके कई डायमेंशंस हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 10 वर्षों तक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट, राजेश जी जैसे लोग, ये सारे लोग इसको सर खुजला खुजला के देखेंगे कि ये एक्चुअली हुआ क्या था। एंड इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री वेरिएबल्स। ये तीनों जो परिवर्तनशील गुणक है, इनका एक मिक्स है। आप गौर कीजिएगा, ठीक आज से 1 साल पहले 6 मई 2021 को एक कानून बनाया गया। कानून का नाम था, और कितना बढ़िया, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी जब भी कुछ करते हैं तो इतना वो रहता, लगता है कि भारत 4 फीट और ऊपर चला गया। उसी तरह इसका भी था, विस्टार्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड स्प्लेंड्योर। ये एक एग्रीकल्चर पॉलिसी आई मई 6, 2021 को। और जानते हैं आप, इसके बाद इन्होंने फर्टिलाइजर इंपोर्ट बंद कर दिया। ये जानते होता क्यों है? गलत पॉलिसीज आप कैसे बनाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की एक प्रॉब्लम है, जो कि अमेरिका में, आपको याद होगा जब अमेरिकन संविधान लिखा गया, तो उसके बाद जो उसके तमाम स्कॉलर से जो संविधान को पैदा किए थे, उन्होंने करीब 10 साल तक एक पेपर लगातार दिया और ये नहीं बताया कि किसने लिखा है, और इससे करके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अमेरिकन समाज की बनाई। उस पेपर में उन्होंने लिखा कि जो सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी का, वो है कि इसको अगर आपने रिड्यूस कर दिया सिर्फ तो वोट गार्नरिंग मशीन के रूप में, वोट गार्नरिंग प्रोसेस के रूप में, तो ये डेमोक्रेसी बैठ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका हो या भारत हो, हमने एक मेजोरिटेरियनिज्म डेवलप किया और आज हमारी डेमोक्रेसी वोट गार्नरिंग मशीन का प्रोसेस हो गया है। लिहाजा जो डेमोक्रेसी के इनसेपरेबल नॉर्म्स होते हैं, इन इलेक्टेबल फैक्टर्स होते हैं, उसको हमने दबा दिया। जैसे कि एक संघवाद होगा, जिसको कि मोदी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ, जिसमें कोऑपरेटिव गायब है, सिर्फ फेडरलिज्म रह गया और तेरी पुलिस और मेरी पुलिस चल रहा है कि तू अगर तेरे यहाँ कोई कुछ करेगा तो मेरी पुलिस उठा लाएगी, और उसकी पुलिस जब आएगी तो हम उसको जल्दी से अपराधी को बता देंगे कि भाग जा, उसकी पुलिस आई है। जैसे कि राजस्थान की पुलिस नोएडा में 4 दिन से बैठी हुई है और वो जो एंकर है टीवी चैनल का, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ की पुलिस ने कहा कि अपने वाले को पकड़ने आए, मेरे वाले को, और ये कह के उसने उसको भगा दिया। तो 4 दिन से राजस्थान की पुलिस बैठी हुई है। तो ये होता तब है जब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को ही आप सब कुछ मान लेते हैं। श्रीलंका में भी कमोबेश यही हुआ। अब इसके साथ एक नेचुरल कोरोलरी होती है कि इसमें एक कबाल गवर्नेंस होता है। कबाल गवर्नेंस कहते हैं कि 4-5 आदमी मिलकर गवर्नेंस करते हैं। खैर भारत में 2 ही है, लेकिन श्रीलंका में 5-6 इनके परिवार के लोग थे जो कि कर रहे थे। भारत में तो 2 ही आदमी गवर्न करता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। लेकिन वहां पे एक परिवार का कबाल था जो कि गवर्न करता था। इसका नुकसान ये होता है कि आपको फीडबैक ब्लॉक हो जाता है। जो विंडोज होती हैं कॉन्ट्रेरियन व्यूज की, वो ब्लॉक हो जाती है। नतीजा ये होता है कि आपको पॉलिसी समझ में नहीं आती, और एक दिन उठे और एक रामलाल आपका दोस्त आया, उसने कहा कि साहब ऐसा करिए कि हर घर में एक कानून बनाइए, हर घर में हरे पर्दे लगा दिए जाए।
और वो कानून बना दिया जाएगा बगैर किसी से पूछे या समझे कि इसका क्या होता है। 2007 से आप ताजुब करेंगे कि कैपिटल मार्केट से बोरोइंग शुरू हुई श्रीलंका में 2007 से, और चीन इसका सबसे बड़ा अपराधी है कि जम के पैसा लुटाया, जम के कर्जा दिया। आप बॉन्ड्स इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए, नतीजा ये हुआ अब उनका रिपेमेंट आ रहा है, आगे आ चुका है, वो रिपेमेंट आप कर नहीं पा रहे हैं। आज ये हालत है कि अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था तो श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज अगर इस समय वो खर्चा शुरू करे, जिस समय हम बात कर रहे हैं जनता को खिलाने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, अगर वो सिर्फ गेहूं चावल खरीदना शुरू करे तो 3 दिन का गेहूं चावल भी उसके पास नहीं। 3 दिन का गेहूं चावल अगर खरीदेगा तो श्रीलंका में उसके बाद से एक दाना नहीं होगा, अगर गेहूं चावल उसको मिल जाए। दवा नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, कोई और साधन नहीं होगा, सिर्फ 3 दिन अगर खाना खिलाने का बचा हुआ है उसके पास ये फॉरेन रिजर्व 5 करोड़ डॉलर का है। आप जरा जोड़िए ये कितना होता है, और अगर कैलकुलेट कीजिए वहां पे 2 करोड़ 20 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। अब इसका एक रिवर्स साइड देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 72वें नंबर पे है। भारत 135 और 130 के बीच में हॉवर करता है, बहुत पीछे है भारत ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर सही थे। उसी तरह जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि जीडीपी में हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ जाएंगे, 4थे नंबर पे आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये जब सिमिलैरिटीज आप देखेंगे तो डर लगता है। श्रीलंका का पहले बता दे, ये डिसास्टर, ये क्राइसिस हुई थे तो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो आपने देखा ये तो हुआ ही। इकोनॉमिक फ्रंट के अलावा इन आदमी को एक ब्रह्म ज्ञान आया, गोटाबाई को, और गोटाबाई ने क्या किया कि 1 साल पहले उन्होंने कहा साहब ऑर्गेनिक खेती कराएंगे, ये कार्बन न्यूट्रलिटी की बात है, लिहाजा हम ऑर्गेनिक खेती कराएंगे। ये कह के उस आदमी ने पूरी तरह से एग्रीकल्चर से फर्टिलाइजर इंपोर्ट खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सारा का सारा जो प्रोडक्शन था पर्टिकुलरली राइस का, वो एकदम नीचे चला गया। चीख चीख के किसान, उस समय भी हमने आर्टिकल लिखा था और कहा था कि ये डिसास्टर हो रहा है। यही मोदी जी ने किया। आप जानते हैं कि 2019 के जब ये आया था बजट, जब जीत के आए थे, उस समय 2019 में ऐलान किया गया कि साहब हम 0 बजट खेती करेंगे। हम लोग उस समय भी चीख चीख के कह रहे थे डिसास्टर्स होगा, ये बिल्कुल नहीं चल सकता भारत में, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं यार, ऑर्गेनिक खेती टेस्टेड नहीं है। तो ऑर्गेनिक हुआ, 0 बजट खेती हुआ, नेचुरल फार्मिंग, ये जब कुछ जुमले हैं जो कि मोदी जी को भी बहुत समझ में आते हैं। नतीजा ये हुआ कि आपने 0 बजट खेती के लिए एक फंड निकाला और अब जोर लगा रहे हैं करने का। हालांकि अब श्रीलंका देख के शायद डर गए होंगे तो इसलिए इम्प्लीमेंट पूरी तरह नहीं हो रहा है, वरना पिछले बजट में जब इसका आया तो हम सब लोगों को लगा, जो भी थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर जानते हैं, कि भारत में जो एक मजबूती किसानों को मिलती वो इससे खत्म होने जा रही है। और भारत की भी पॉलिसी 0 बजट खेती की और ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। तो एक तो ये है कि ये सिमिलैरिटीज आप देखिए। दूसरा, श्रीलंका में अगर आप देखेंगे टूरिज्म खत्म हो गया, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए, उसके बाद टूरिज्म अचानक ड्रॉप हो गया, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। वहां की जीडीपी अगर आप देखेंगे तो जीडीपी जैसे भारत में आप दिल्ली का पॉपुलेशन जितना है उतना ही श्रीलंका की पॉपुलेशन है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो भारत के नेशनल एवरेज से कई गुना ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे तमाम पैरामीटर्स में श्रीलंका बहुत आगे है। फिर वहां के लोग नाराज क्यों हुए? सिर्फ इसलिए नाराज हुए कि एक राज्य में एकल अधिकार, एक जो कबाल होता है वही शासन कर रहा था, उसी का परिवार था। नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक डिसास्टर जब आए उसने सोशल अनरेस्ट क्रिएट किया। जब आज आप देखें वहां पे ये सिविल वॉर है, उसके पक्ष के लोग इसको मार रहे हैं, इसके पक्ष के लोग इसको मार रहे हैं, और एक पक्ष सरकार से भी लड़ रहा है, उस पक्ष से भी लड़ रहा है। कुल मिला के नतीजा यह है कि आपके पास इस समय कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि आप अगर चाहें, मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दे,
क्या आप समझते हैं कि कंट्रोल हो पाएगा? कंट्रोल की स्थिति बिल्कुल नहीं है। भारत में भी कमोबेश अगर आप देखेंगे तो हमने इस तरह के एक दो ग्रुप बना दिए हैं। रिलीजियस लाइन पे आपने दो, कम्युनिटेरियन लाइन पे दो ग्रुप बना दिए हैं। नतीजा ये हो रहा है, हमें बहुत साफ सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं। हाँ, भारत में अगर हम कहते हैं कि साहब रिएक्शन थोड़ा देर में होता है, मुमकिन है, क्योंकि भारत का समाज उस तरह से आपने नहीं देखा है जिस तरह से इंग्लिश और तमिल के बीच में वहां पे दशकों तक लड़ाई हुई, उस तरह का नहीं देखा है। तो मुमकिन है कि भारत में थोड़ा देर लगे, लेकिन जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन हो रहा है भारत में, वो दिन दूर नहीं कि अचानक क्वालिटेटिव कॉन्शियसनेस डेवलप करे। और आपने बिल्कुल सही बताया कि गुजरात में जो हुआ था उस समय पैरामीटर सब सही थे, लेकिन जो राजेश जी बता रहे थे, गुजरात का पैरामीटर बिल्कुल उस समय सही था, इकोनॉमिक पैरामीटर अच्छे थे, लेकिन गुजरात में शुरू हुआ, बिहार में शुरू हुआ, और आपने देखा कि एक समग्र क्रांति का कैसा रूप आया। तो मुझे लग रहा है कि भारत से अगर पैरिटी ड्रॉ करना चाहेंगे तो लगभग हर पैरामीटर पे है। हाँ, यहाँ पे राम है, उधर अभी कोई ऐसा राम नहीं निकला है, लेकिन ये राम जो भोगा हुआ यथार्थ है, जिसमें कि आप 50 रुपए किलो डबल रोटी तो छोड़ दीजिए। ये बात सही है कि जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस और खास करके गेहूं का प्रोडक्शन बेहद कम हो गया है। 95 अभी सेकंड जो आया है वो 105 कह रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि वो राजेश जी सही कह रहे हैं कि करीब 95 मिलियन टन होगा। नतीजा क्या होगा? आपके पास पीडीएस में 26 मिलियन टन गेहूं लगता है और करीब 12 मिलियन टन लगता है जो 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं। अगर ये आप दोनों देने लगे और आपका जो फूड ग्रेन रिजर्व का लेवल होता है अप्रैल मई में, ये होता है अप्रैल में खास करके, ये करीब 7.5 मिलियन टन का है। अगर आप ये दे देंगे तो आपके पास गेहूं नहीं बचेगा। अनफॉर्चुनेटली इनफ आपका एक्सपोर्ट अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस गेहूं के बढ़ गए हैं, इसका किसान को लाभ मिल रहा है। ये पहली बार एक हो रहा है कि किसानों को इसका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, इसलिए प्राइसेस बढ़े किसानों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइसेस बढ़े किसानों के जेब में पैसा जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर महंगाई बढ़ती है एक ऊपर के वर्ग के लिए, उसमें भी बुराई नहीं, क्योंकि हमने 70 साल किसानों के दबा के ये कह के साहब महंगाई आ गया, महंगाई आ गई, गेहूं की महंगाई, और गेहूं की महंगाई बहुत बड़ी मानी जाती है, जबकि पिज्जा जब हम खाते हैं तो 200 रुपए का पूजा 300 रुपए हो जाता है, हम मुफ्त नहीं करते। हमें बिल्कुल दर्द है, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम उससे पेमेंट कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। इशू पिज्जा के का नहीं है, इशू डबल रोटी का नहीं है। अगर ये किसानों को मिल रहा है, जो कि मिल रहा है, पहली बार एमएसपी पे नहीं बेच रहा है किसान, उसके दरवाजे पे लोग खरीद रहे हैं। और परसों 2200 रुपए खरीदा गया है मध्य प्रदेश में, कोई नहीं जा रहा सरकार के यहाँ बेचने। एमएसपी पे 2015 रुपए आपने दिया है, कोई आपके दरवाजे नहीं जा रहा। तो सरकार का जो इस समय फूड ग्रेन टारगेट है वो नहीं होगा, ये बात सही है। खैर वो तो सरकार मार्केट से ले लेगी अगर उसको करना है, और सरकार ने जो फैसला लिया वो ठीक है कि उसने चावल की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब पीडीएस में तो अभी नहीं किया है, अभी 5 किलो वाले पे किया है कि चावल की गेहूं की जगह चावल देगा। लेकिन ये सारी चीजें तो लॉजिस्टिक्स की बात है। अगली फसल आ रही है आपकी पैडी की, धान की। अगर आपने इसमें इसी तरह से कोताही की, और धान, क्योंकि इस बार गेहूं का जो टोटल एरिया है वो करीब 0.8% कम रहा, जो टोटल एरिया जितने में गेहूं बोया गया था। और इस समय आपका गेहूं की क्राइसिस भयंकर होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्राइसेस और बढ़ेंगी। लेकिन अगर ये किसान को मिलता है तो गलती नहीं है। शर्त ये है कि आप बाकी राइस जो आपका आ रहा है उस राइस का प्रोडक्शन बढ़ाएं, उसको आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं, क्योंकि राइस आपका अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है और इस समय ताइवान ऐसी कंट्री तक भी राइस आपसे ले रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमिक सिचुएशन है। जहां तक इसका सोशल कंपोनेंट है, भारत में श्रीलंका से ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। श्रीलंका में सिंगलीज करीब 75% है, तमिल करीब 8% है जो कि ओरिजिनल है, और 8% तमिल के अलावा जो इंडियन तमिल है वो करीब 6-7% है। लेकिन भारत की जो समस्या है वो ये है कि आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी को इतना चार्ज कर दिया है अनफाउंडेड चीजों पे कि कल जब वो फेस करेगा महंगाई को, कल जब उस महंगाई को सामने देख रहा होगा, उसके बेटे की नौकरी नहीं लगेगी,
और राम मंदिर में आप राम जाप करवा रहे होंगे, आप हनुमान चालीसा पढ़वा रहे होंगे, तो ये रियलाइजेशन उसको होने लगेगा, थोड़ा देर होगी, क्योंकि आप एक नशे में डाल देते हैं। और धर्म सच पूछिए तो वाकई नशा है, कोई बहुत गलत नहीं कहा था लॉर्ड एक्टर ने। मुझे लगता है कि ये सच बात है कि एक नशा है, भारत को उस नशे में डाल दिया गया है। लेकिन कल जब उसके बेटे की नौकरी नहीं लग, जो आज भी नहीं लग रही है, और लगातार वो जाके वापस 5 किलो वाले लाइन में खड़ा हो जाता है, तो ये जब नौकरी उसकी नहीं लगेगी और भोगा हुआ यथार्थ भारी पड़ने लगेगा, तो राम मेरे ख्याल से गौण हो जाएंगे और तब वो सड़क पे खड़ा होगा। लगभग ये स्थिति बनने की सिर्फ एक है कि कैटालिटिक फंक्शन एक होता है, कोई एक फैक्टर होगा जो अचानक भारत के इस एंगर को तेज करेगा। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको हो सकता है कि आपके जो ये इस समय हम लोग बोल रहे हैं, इस पे जो भक्त है वो बहुत गाली दे, लेकिन हकीकत ये है कि उनको भी ये समझ में आएगा कि आने वाले दिनों में हमारी नौकरी गई, हमारे बेटे की गई, और अडानी किसी इंटरनेशनल बड़े आदमी को हटा के 5वें नंबर पे आ गए। कोई अंबानी हर घंटे 90 करोड़ रुपया कमा रहा है जबकि लॉकडाउन है, तब उसके समझ में आएगा कि अरे हमारी तो चड्डी भी निकल गई, हम तो सड़क पे नंगे खड़े हैं। और ये एहसास होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से कुछ लम्हे ही बाकी है जब उसको ये एहसास होने लगे।